दर्शकों, ये जो हमारा प्रभु से खास बात लाइव शो है, ये प्री रिकॉर्डेड है। रिकॉर्ड करके हम देखें, क्योंकि हमें कहीं जाना है बाहर, हम है नहीं यहाँ पे मुंबई में, मैं खुद नहीं हूँ, तो ये रिकॉर्डेड दिखा रहे हैं आपको। आपके कुछ भी सवाल अफजल साहब से हो या हमारे से है, तो आप नीचे चैट बॉक्स में लिखें, हम इन तक पहुँचाएंगे और आपको शेयर करेंगे। आपको उनका नंबर भी शेयर कर दिया। तो ये प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम है हमारा प्रभु से खास बात। नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू ऑल सभी प्यारे दर्शकों का मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं प्रभु से खास बात लाइव शो। 153 एपिसोड है दोस्तों, और हमारे साथ एक खास हस्ती मोहम्मद अफजल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। हम बात करेंगे इस आज एपिसोड में खास कंप्लेंट्स प्रोसेस इन महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। किस तरह से आप ह्यूमन राइट्स कमीशन में किस तरह से कंप्लेन कर सकते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इस पर आपको बताएंगे और नॉलेज देंगे। अफजल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस खूबसूरत लाइन के साथ में आज स्वागत करता हूँ इस खास दोस्तों, ये नॉलेज की गंगा है महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन रमेश प्रभु जी के नेतृत्व में, महासेवा न्यूज़ और MNS मीडिया न्यूज़ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के नेतृत्व में, संयुक्त तत्वाधान में ये सिलसिला शुरू है पिछले 3 सालों से। हमारा दिसंबर में 3 साल भी पूरा हो जाएगा प्रभु से खास बात लाइव शो को लगातार चलते रहने के लिए। तो दोस्तों, इस खूबसूरत लाइन के साथ में मैं अफजल भाई का और आप सभी तमाम जो दर्शक देख रहे हैं महोत्सव टीवी चैनल या यूट्यूब पे तमाम लोग जो देख रहे हैं, उनका स्वागत है इस खूबसूरत लाइन के साथ में। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों के लिए, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों के लिए। दोस्तों, यदि आपकी कोई मंजिल है ह्यूमन राइट्स कमीशन में, तो आपको किस तरह से वहाँ पे न्याय मिल सकता है, ये मंजिल मिल सकती है, इसके बारे में खुद मोहम्मद अफजल साहब बताएंगे। रिफॉर्मिस्ट और आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता पिछले 42 मतलब 42 ईयर्स, बहुत बड़ी ईयर्स होते हैं। इतने सालों से समाज में लोगों के लिए बने रहना, उनके लिए फ्री निस्वार्थ सेवा करना एक बड़ी बात है। मोहम्मद अफजल साहब, आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि आप ऐसे ही लगे रहें, आप शतायु हो और आप ऐसे ही लोगों की समस्या हल करते रहें। तो आगे बढ़ते हुए ये जो एक्ट है, ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये यहाँ पर किस तरह से आप कंप्लेन, बहुत सारे लोगों को तो अफजल भाई इसका पता ही नहीं है। ह्यूमन राइट्स कमीशन हर एक स्टेट में है, लेकिन बहुत सारे लोग कैसे जाना है और किस तरह की कंप्लेन होती है, वहाँ आपको कैसे जाना है, तो इसके बारे में मैं चाहूँगा लोगों को अवेयर करें, एजुकेट करें। और तमाम जो लोग देख रहे हैं, मेरे फैन फॉलोअर हो प्रभु सर के हो या अफजल भाई के, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोग अवेयर हो, एजुकेट हो। तो हम स्वागत करते हैं अफजल भाई का कि ह्यूमन स्टेट राइट्स कमीशन जो है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये कंप्लेन जो शिकायतें हैं किस तरह से दर्ज करवा सकते हैं, कैसे अप्रोच करें, कहाँ ऑफिस है, क्या प्रोसेस है पूरा? देखिए कैसा है, लॉस तो हज़ारों की तादाद में है, मगर जब लोगों को समस्या आती है तो उनकी सूझबूझ जो है वो गुम हो जाती है। और यहाँ पे हम मेहनत करके, हम रिसर्च करके, हम एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में सारे वो की पॉइंट्स को हम लाते हैं ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। आपके साथ में जो भी वायलेशन हो रहे हैं, किस डिपार्टमेंट में आपको अप्रोच करना है और उस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करना है, ये सारी जानकारी को लेके मैंने PPT बनाया है जो मैं आपके सामने सादर कर रहा हूँ। बिल्कुल, इन्होंने PPT भी बनाया है सेम कंप्लेंट प्रोसेस इन महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन पर। तो ये PPT भी आप चाहिए आपको, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर या अफजल भाई के व्हाट्सअप नंबर पर रिक्वेस्ट दें कि आप मुझे प्लीज़ सेंड PPT करें, तो वो PPT भी आपको मिल सकती है। तो आपको PPT प्रेजेंट करें। ये PPT जो है वो इट्स अ कंप्लेंट प्रोसेस इन महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। इसका मकसद बनाने का यही है टू एम्पावर द सिटीजन के वो किस तरीके से वो कंप्लेन को फाइल करें और कहाँ पे करें, ये सब चीज़ की हमने जानकारी इकट्ठे करके हम आपके सामने आए हैं, ताकि जब भी आपके साथ में कोई भी ह्यूमन राइट वायलेशन हो तो आपको हरकत करने की ज़रूरत है, आपको एक्ट करने की ज़रूरत है। इट इज़ योर फंडामेंटल राइट। और जब भी इसका हनन होता है तो आपको उसमें एक्ट करके अपने जो वायलेशंस हैं उसका समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है, इसका एस्टैब्लिश हुआ था ऑन 15th of January 2000 अंडर सेक्शन 21(1) ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। अगर हम सेक्शन 2 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स
एक्ट 1993 की बात करते हैं तो इट मीन्स द राइट रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी of the individual guaranteed under the Article 21 of the Indian Constitution or embedded in the international convenient and enforceable by courts of law throughout India. ये महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की फंक्शंस क्या है उसका मैं आपको वर्णन करूँगा. To inquire on its own initiative or on a petition presented to it by a victim or any person on behalf into complaints of violation of human right or abatement or negligence in the prevention of such violation by any public servant. तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे अगर आपके साथ में जो भी ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है तो आप खुद आपकी कंप्लेन दायर कर सकते हैं स्टेट कमीशन के पास, या आपके बिहाफ पे आपका दोस्त हो या आपका रिश्तेदार हो वो भी कंप्लेन कर सकता है और ये एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट किया जाएगा. सेकेंडली, टू इंटरवीन इन एनी प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्विंग एनी एलिगेशन ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ सच कोर्ट. तो ये जो इंटरवेंशन है, अगर आपका कोई भी कोर्ट में आपका केस ऑलरेडी पेंडिंग है तो आपको यहाँ पर आप कंप्लेन स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में फाइल कर सकते हैं. टू विजिट अंडर इंटीमेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एनी जेल और एनी अदर इंस्टीट्यूशन अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वेयर persons are detained or lodged for purposes of treatment, reformation or protection to steady the living condition of the inmates and make recommendations thereof. हमने ये अक्सर पाया है कि जेलों में बहुत किस्म के वायलेशंस होते हैं, उनके वहाँ पे रख रखाव को लेके, उनके बहुत सारे उनके खाने पीने को लेके, उनके बहुत सारे इश्यूज़ हैं वहाँ पे. तो वो सारे चीज़ों को लेके आप स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में आप गुहार लगा सकते हैं और गुहार लगाने के पश्चात आपका समाधान हो सकता है. यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो, इनको इन्वेस्टिगेशन करने का प्रावधान है मगर इन्फोर्समेंट ये नहीं कर सकते हैं. इनको स्टेट गवर्नमेंट हो या नेशनल गवर्नमेंट हो उनके द्वारा ही या उनके साथ मिलके उसको इन्फोर्स किया जा सकता है. टू रिव्यू द सेफगार्ड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एंड रेकमेंड मेजर्स फॉर योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन. तो जो भी सेफगार्ड अपना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताए गए हैं, अगर उसका हनन होता है तो आप वो सारे चीज़ों को लेके स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो, वहाँ पे आप गुहार लगा सकते हैं और उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं. टू रिव्यू द फैक्टर्स इंक्लूडिंग एक्ट्स ऑफ टेररिज्म दैट इनहिबिट्स द enjoyment of human rights and recommends appropriate remedial measures. तो आप कंप्लेन दायर कर सकते हैं और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा जो रेमेडियल मेजर्स हैं वो आप सादर कर सकते हैं गवर्नमेंट को, और उसके पश्चात वो जो भी रेमेडियल एक्शन है उसका समाधान ढूंढ सकते हैं. To study treaties and other international instruments on human rights and make recommendation for their effective implementation. Also, to review the safeguard by or under the Constitution or any law for the time being in force for the protection of human rights and recommend measures for their effective implementation. तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेके
जो प्रावधान दिए गए हैं उसके अंतर्गत रहते हुए आप उसको गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं और इफ़ेक्टिव समाधान आप ढूंढ सकते हैं. टू अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च in the fields of human rights, to spread human right literacy among various sections of the society and promote awareness of the safeguard available for the protection of these rights through publication, through the media, through seminars and all other available means. यही चीज़ को लेके हम आपके सामने हम हाजिर हुए हैं ताकि हम इस पीपीटी के थ्रू और इस सेशन के थ्रू हम आपके सामने जो भी ह्यूमन राइट वायलेशन है उसके अवेयरनेस को लेके और उसके समाधान को लेके आपको अवेयरनेस क्रिएट करें, चाहे वो पब्लिकेशन के थ्रू हो, चाहे MSN मीडिया के थ्रू हो या थ्रू वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू हो. हम ये सारे चीज़ों को लेके हम आपको ये एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं ताकि आसानी से आपको ये पता चल सके कि आपके अगेंस्ट क्या ह्यूमन राइट वायलेशंस हुए हैं, आपको किस तरीके से आपके एप्लीकेशन को स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के सामने रखना है और किस तरीके से आपका जो ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है उसका समाधान आप ढूंढ सकें. टू इनकरेज द एफर्ट्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस and institutions working in the fields of human right. इस पे ह्यूमन राइट वायलेशंस को लेके बहुत सारे NGOs भी काम कर रही हैं, इंस्टीट्यूशंस भी काम कर रही हैं और मैं समझता हूँ कि हम सब इकट्ठे मिलके ये ह्यूमन राइट वायलेशंस जहाँ पर भी होते हैं उसको आइडेंटिफाई करें, उसको लोगों के सामने रखें, उसको प्रशासन के सामने रखें और उसको सही तरीके से उसका समाधान ढूंढने में उसकी कोशिश करें. All such other function as it may consider necessary for the promotion of human rights. Categories of cases. इसमें आप देखेंगे custodial death and custodial tortures आते हैं, illegal detection and arrest आते हैं, violations of right of prisoners आते हैं, वायलेशन बाय हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट वो आता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस वो आते हैं, वायलेशन ऑफ द लीगल राइट ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन वो आता है, अनलॉफुल इवेक्शन बाय पब्लिक अथॉरिटी ये सारे चीज़ें आती हैं. अगर हम अरेस्ट को लेके बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बेहतरीन और महत्वपूर्ण जजमेंट आया था DK बासु के नाम से, दिलीप कुमार बासु. इन्होंने एक एप्लीकेशन मूव करी थी सुप्रीम कोर्ट में कि अरेस्ट को लेके बहुत सारे ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं, मगर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान नहीं लिया था. ये हुई थी 1986 की बात. 1987 में एक बंदा सामने आया जिसके यानी खुद के ऊपर ये घटना घटित हुई थी और जब उसने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट को बताया कि किस तरीके से उसके सामने ये वायलेशंस हुए थे अरेस्ट को लेके, तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और ये जजमेंट वहाँ से लागू हुआ और आज सुप्रीम कोर्ट बोलिए, हाई कोर्ट बोलिए, ये पूरे कंट्री में ये DK बासु का जो जजमेंट है उसको लेके काफ़ी कुछ गाइडलाइंस भी इशू हुए थे और ये लोगों को काफ़ी लाभ हो रहा है. अगर हम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस की बात करते हैं तो सरकार के तरफ से ये एक संदेश आया था और कि हर जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेके एक इंटरनल कमिटी फॉर्म हो कि किसी न किसी तरीके से अगर कोई भी घटना उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट ऑफिस में होती है महिला को लेके तो ये कमिटी के सामने वो महिला रखे और इंटरनल तरीके से उसको सॉल्व करें. सिमिलरली
वायलेशंस राइट ऑफ प्रिजनर्स को लेके जो जेल के अंदर जो भी वायलेशंस होती हैं, तो वो सारे चीज़ें वो ह्यूमन राइट वायलेशंस में आती हैं और ये स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के और नेशनल कमीशन के सामने ये रखी जा सकती है मांग और इसका समाधान ढूंढा जा सकता है। स्पेशल चिल्ड्रन को लेके भी उनके जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं उसको लेके भी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बोलिए या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बोलिए, वहाँ पर भी वो जो भी वायलेशंस हो रहे हैं वो सामने रख सकते हैं, एप्लीकेशन के द्वारा मूव कर सकते हैं और उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली 3 लोग हैं, एक चेयरमैन है और 2 मेंबर हैं और ये तीनों के अंतर्गत और उनके अंडर एक लीगल विंग है जो वहाँ के रजिस्ट्रार के अंदर आता है और इन्वेस्टिगेशन विंग है जो स्पेशल आईजीपी के अंडर आता है, स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अंतर्गत आता है और थर्ड जो है एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, तो वहाँ पर एक सेक्रेटरी को नियुक्त किया गया है जिसके अंतर्गत आता है। तो सारे जो कंप्लेंट्स हैं या तो चेयरमैन के नाम पे होते हैं या सेक्रेटरी के नाम पे आपको एप्लीकेशन मूव करना पड़ता है। अगर हम कॉम्पोजिशन ऑफ द कमीशन की बात करते हैं तो द महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इज एन ऑटोनोमस एंड स्टैट्यूटरी बॉडी कंप्राइजिंग ऑफ द चेयरमैन। तो जो चेयरमैन है या तो वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए या जज होना चाहिए किसी हाई कोर्ट का। मेंबर की अगर हम बात करते हैं पहले मेंबर की, तो वो भी एक जज होना चाहिए किसी हाई कोर्ट का या डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए इन स्टेट with a minimum of 7 years experience as a district judge. सेकेंड जो मेंबर है वो उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स। तो जो सेकेंड मेंबर है उसको सफिशिएंट नॉलेज उसके होना चाहिए कि किस प्रकार के ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं और उसको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है, ताकि अगर कोई भी एप्लीकेशन कोई भी पीड़ित अगर मूव करता है तो उनके पास वो सक्षम होने चाहिए वो मतलब यानी समझने की कि वो किस टाइप का वायलेशंस हैं और उसको किस तरीके से उसको टैकल करना चाहिए। नेक्स्ट, कंप्लेंट प्रोसीजर की हम बात करें तो या तो वो आप मराठी में कर सकते हैं, आप हिंदी में कर सकते हैं, आप इंग्लिश में कर सकते हैं। ये तीनों लैंग्वेजेस में आप अपना एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। एक विक्टिम जो है वो खुद कर सकता है, अगर किसी वजह से वो विक्टिम खुद नहीं कर पाता है तो वो ऑथराइज़ कर सकता है किसी और आदमी को अपने बिहाफ पे, या वो मतलब यानी अपने रिलेटिव हो या फ्रेंड हो किसी के द्वारा भी ये एप्लीकेशन स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो वहाँ पे अपने एप्लीकेशन को मूव कर सकता है। ये एप्लीकेशन वो पर्सनली भी कर सकता है, बाय पोस्ट भी कर सकता है, ईमेल पे भी कर सकता है और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पोर्टल पे जाके वहाँ पे रजिस्टर करके और ये एप्लीकेशन कंप्लेन का वो मूव कर सकता है और जो भी अगर एविडेंसेस हैं वो इस पोर्टल पे अपलोड भी कर सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि किसी किस्म का एप्लीकेशन के लिए कोई फ़ीस की ज़रूरत नहीं होती है। एप्लीकेंट के द्वारा कोई कोर्ट फीस स्टैम्प की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। और थर्ड चीज़ जो है जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको किसी लॉयर को इंगेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप साधारण पेपर पे भी आप अपना कंप्लेन लिख सकते हैं और एप्लीकेशन को मूव कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये मूव करने के पश्चात स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है
आपके एप्लीकेशन पे इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं और डायरेक्शन इशू कर सकती हैं, मगर जो इन्फोर्समेंट है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही हो सकता है। मगर आपको मैं यही बताऊं कि द मोमेंट स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का डायरेक्शन बोलिए या नोटिस बोलिए रिस्पोंडेंट को भेज दिया जाता है, उसी दौरान आपका एप्लीकेशन बहुत या आपका कंप्लेन का इमीडिएट इन्फोर्समेंट हो जाता है। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट आपको ये समझने के लिए। कंप्लेन प्रोसीजर्स की अगर हम बात करते हैं, एनी कंप्लेंट अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट रिक्वायर्स टू बी एड्रेस्ड टू द चेयरपर्सन, जैसे कि मैंने आपको बताया, या सेक्रेटरी ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बोलिए या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बोलिए, और उसमें उस एप्लीकेशन में कंप्लेनेंट का पूरा नाम होना चाहिए, उसका पूरा एड्रेस होना चाहिए, आपके साथ में जो भी घटना हुई है उसका डेट, टाइम और प्लेस ऑफ इंसिडेंट वो आपको मेंशन करना है, किस प्रकार का आपके साथ में वायलेशन हुआ है ह्यूमन राइट को लेके, कंप्लेन अगेंस्ट विच पब्लिक सर्वेंट, किस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट आपने कंप्लेन किया है, उसका डेजिग्नेशन, उसका कौन से डिपार्टमेंट है, कौन सी पब्लिक अथॉरिटी है, वो सारे चीज़ें, उनका एड्रेस, सारी चीज़ें आपको मेंशन करना पड़ता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको ये भी बताना पड़ता है कि आपका कोई भी ह्यूमन राइट वायलेशन को लेके कोई भी केस पेंडिंग है किसी कोर्ट में, चाहे वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में हो न्यू दिल्ली में, या किसी ट्राइब्यूनल में हो, या किसी भी स्टैट्यूटरी फोरम में हो, तो ये सारी चीज़ें आपको एक डिक्लेयर करना पड़ता है। और इस कंप्लेन में मैंने अक्सर पाया है कि लोग अपने कंप्लेन को तो ड्राफ्ट कर लेते हैं, मगर उसके आखिर में जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो रिलीफ आप प्रे कर रहे हैं वो लिखना भूल जाते हैं। तो आपको ये लिखना है आपके कंप्लेन में कि आप ये कंप्लेन को लेके आप क्या समाधान चाहते हैं। तो ये बड़े स्पष्ट रूप में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि रिलीफ जो आप प्रे कर रहे हैं उसके अंतर्गत आपको किस किस चीज़ों का समाधान आप चाहते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्लेन एंटरटेन बाय महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। आपके कंप्लेन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आप कर सकते हो, आप अदर पब्लिक अथॉरिटी जो हैं, बीएमसी बोलिए या कोई भी गवर्नमेंट की जो पब्लिक अथॉरिटी है उनके खिलाफ आप कर सकते हो। फेलियर इन टेकिंग एक्शन और लॉजिंग एन एफआईआर, बहुत बार पाया गया है कि अक्सर पाया गया है कि आप पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेन फाइल करने चाहते हैं, आप उनको अप्रोच करते हैं, मगर पुलिस प्रशासन जो है वहाँ के ऑफिसर्स कतराते हैं आपका एफआईआर लिखने के लिए। तो अगर आप एफआईआर वो नहीं लिखते हैं तो अंडर सेक्शन 54 आप डीसीपी के पास भी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, आप कमिश्नर के पास भी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, और उसके पश्चात अगर आपका एप्लीकेशन और एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो आप महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में आप उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अगर अनलॉफुली आपको डिटेंशन में रखा गया है या डिटेन किया गया है तो इसके खिलाफ भी आप कंप्लेन दायर कर सकते हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में। फॉल्स इम्प्लीकेशन के केस में भी आप दायर कर सकते हैं। अगर कस्टोडियल डेथ होती है या इनकाउंटर डेथ्स होती है या कस्टोडियल वायलेंस होती है तो ये तीनों चीज़ों के हित के खिलाफ अगर आपका ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है तो आप स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में केस दायर कर सकते हैं। अगर इल्लीगल अरेस्ट किया गया है आपको तो उसको लेकर भी आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है DK बासु जजमेंट को लेके स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस
सुप्रीम कोर्ट के तरफ से दिए गए हैं उस जजमेंट में कि किस तरीके से आपका अरेस्ट होना चाहिए, किस बिना पे आपका अरेस्ट होना चाहिए, कौन से ह्यूमन राइट वायलेशन को लेके आपका अरेस्ट हुआ है, वो सारे चीज़ों को लेके बहुत स्पष्ट रूप में ये जानकारी दी गई है पुलिस ऑफिसर्स को, पुलिस प्रशासन को। और कभी अगर उसके पश्चात जाके, उसके खिलाफ जाके अगर पुलिस ऑफिसर कोई भी हरकत करता है तो आप स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में कंप्लेन दायर कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस, जो भी पुलिस एक्सेसेस होते हैं उसके खिलाफ भी आप कंप्लेन दायर कर सकते हैं। हैरेसमेंट ऑफ प्रिजनर्स को लेके, जेल कंडीशंस को लेके, इन सब चीज़ों को लेके आप केस दायर कर सकते हैं। हमने बहुत बार पाया है कि जो अंडर ट्रायल्स हैं या जो मतलब इन्हें जिनकी सज़ा पूरी हो चुकी है, उनका सज़ा पूरी होने के पश्चात भी वो सालों से, महीनों से वो जेल में सड़ रहे हैं। और इसका नतीजा क्या होता है कि उनका जो केस है, उनकी जो फाइल है, मंत्रालय में अटकी हुई रहती हैं और जिसके ऊपर प्रशासन बैठी रहती है, कोई समाधान नहीं होता है, क्योंकि जो पीड़ित है वो जेल में है या उसके पास पैसे नहीं हैं खर्चा करने के लिए, वकील करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को लेके अगर आपके साथ में किसी किस्म की घटना होती है तो आप स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एज द केस में भी आप कंप्लेन दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कंप्लेन एंटरटेन बाय स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में बाकी की चीज़ें भी आती हैं। एट्रोसिटीज़ ऑन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, चाइल्ड मैरिज को लेके भी आप केस दायर कर सकते हैं। कम्युनल वायलेंस को लेके आप केस दायर कर सकते हैं। डाउरी डेथ और इट्स अटेम्प्ट, उसको लेके कर सकते हैं। या अगर डाउरी डिमांड की जाती है तो उसको लेकर भी आप कंप्लेन स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में कर सकते हैं। एब्डक्शन बोलिए, रेप बोलिए, मर्डर बोलिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड इंडिग्निटी ऑफ विमेन बोलिए, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन बोलिए, न्यूमरस अदर कंप्लेंट्स विच कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड कैन ऑल्सो बी टेकन अप एंड कंप्लेन कैन बी फाइल्ड विद द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। एंड मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि द मोमेंट स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन अगर आपके कंप्लेन का कॉग्निजेंस लेके अगर नोटिसेस जारी करती है तो तुरंत आधा काम आपका हो जाता है और आपके कंप्लेन के ऊपर समाधान आपको बहुत जल्द मिल सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मोड ऑफ कंप्लेन, आप बाय रजिस्टर्ड एडी से भी आप बाय पोस्ट कर सकते हैं। अब रजिस्टर्ड एडी अगर करते हैं तो स्पीड पोस्ट भी होता है और एक रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट भी होता है। तो स्पीड पोस्ट ऐसा होता है कि आपका कंप्लेन उस पर्टिकुलर दफ्तर में, उस पर्टिकुलर पब्लिक अथॉरिटी में, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कोई भी एक्सेप्ट करता है। मगर जब आप रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट करते हैं तो जिसके नाम पे आपने कंप्लेन दायर की है सिर्फ वो ही एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आप बाय हैंड कर सकते हैं, फिज़िकली उस ऑफिस में जाके आप स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के ऑफिस में जाके कर सकते हैं, पर्सनली कर सकते हैं, उसका एक्नॉलेजमेंट ले सकते हैं उस पर्सनल कंप्लेन का, या आप किसी दोस्त के द्वारा भी कंप्लेन फाइल करवा सकते हैं। आप ईमेल के द्वारा भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। आप पोर्टल के द्वारा भी अपने आप को रजिस्टर करके, जो जिसका लिंक मैंने दिया है, उसके द्वारा भी आप अपने कंप्लेंट्स को फाइल कर सकते हैं। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का जो एड्रेस है हमने यहाँ पे सादर किया है, उनका ईमेल आईडी हमने सादर किया है, उनका वेबसाइट लिंक हमने सादर किया है। ये सब चीज़ों को लेके आप उसका हेल्प ले सकते हैं। आज के तारीख में गूगल है, बहुत वहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हैं कंप्लेन फाइल करने से पहले, ताकि आप जो भी कंप्लेन करें उसके पहले आप रिसर्च करिए
और फिर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप कंप्लेन बनाइए और उसको एविडेंसेस के साथ में आप कंप्लेन को स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में आप कंप्लेन फाइल करें। ये हमने डिस्क्लेमर दिया है कि ये हमने जो पीपीटी बनाई है या हम ये जो सेमिनार इट्स प्योरली फॉर पब्लिक अवेयरनेस। हम ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं ताकि जो भी मेंबर्स ऑफ द पब्लिक हो, सिटीजन्स हो, वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले और अपने कंप्लेंट्स का समाधान पा सकें। ऑलवेज रिमेंबर, अंडरस्टैंड द नेटिग्रिटी कॉम्प्रिहेंसिवली बिफोर यू डिसाइड टू फाइल एनी कंप्लेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप के साथ में जो भी वायलेशन हो, आप थोड़ा गूगल करके थोड़ा रिसर्च करिए, थोड़ा मटेरियल फैक्ट्स एंड जो भी कानून कायदे के अंदर बैठता है उस पर रिसर्च करके और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लेन को ड्राफ्ट करिए और आप कंप्लेन फाइल करिए। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरह से ह्यूमन राइट्स कमीशन में कितनी डीप तक सब्जेक्ट है। डीप तक आपने बताया, एक एक छोटे छोटे पहलू को, एक एक छोटे छोटे बिंदु को आपने हाईलाइट करवाया और बताया कि किस तरह से आप कंप्लेन कर सकते हैं। हम वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से जानेंगे कुछ चीज़ें इसके बारे में कि किस तरह से महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन काम कर रहा है और क्या लैंडमार्क्स है सर। एक छोटे से ब्रेक के बाद। डीम्ड कन्वेंस एक कानूनी प्रावधान है। सोसाइटी बनाने का 4 महीने के अंदर बिल्डर या लैंड ओनर को सोसाइटी के नाम से ज़मीन और बिल्डिंग हस्तांतर करके देना चाहिए। यदि वो नहीं करके देते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट डिप्टी मजिस्ट्रेट के पास जाके अपना कन्वेंस ले सकते हैं। इस प्रोसेस को डीम्ड कन्वेंस बताया जाता है। प्रभु एसोसिएट की तरफ से अभी तक 200 या 250 के ऊपर कन्वेंस गए 10 साल में कर चुके हैं। शशि आचार्य, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर कन्वेंस। डीम कन्वेंस का 4 स्टेजेस होता है। पहला स्टेज है डीडीआर के यहाँ हम लोग एप्लीकेशन फाइल करता है और 6 महीने में ऑर्डर मिलता है। एडजुडिकेशन, कलेक्टर सब एग्रीमेंट एडजुडिकेट करके देखता है वेदर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं। सब रजिस्टर और एश्योरेंसेस जो कन्वेंस डीड रजिस्टर करके देते हैं। एंड लास्ट स्टेज इज नेम चेंज इन प्रॉपर्टी कार्ड, सिटी सर्वे डिपार्टमेंट। फर्स्ट स्टेज में 6 महीना लगता है डीडीआर के यहाँ। सेकेंड स्टेज में 3 महीना लगता है एडजुडिकेशन। तीसरा स्टेप सब रजिस्टर और एश्योरेंसेस, इसमें 3 महीना लगता है। एंड द लास्ट स्टेज नेम चेंज इन प्रॉपर्टी कार्ड भी 3 महीना लगता है। कुल मिला के सब 1.5 साल में हो जाता है। अगर आपका कुछ क्वेरीज हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 9821234770। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा हमने कहा था कि महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन्स क्या घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और क्या न्याय मिलता है सर वहाँ पे, थोड़ा सा लोगों को और कन्विंस करें। अपनी पीपीटी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रैक्टिकली लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं? देखिए कैसा है कि आप पढ़ाई करते हैं, आप पढ़ाई करने के पश्चात आप एग्ज़ाम देते हैं तो ही आपको रिज़ल्ट मिलता है। तो अगर आपके साथ में कोई भी किस्म का ह्यूमन राइट वायलेशन होता है तो मैं समझता हूँ वो जो टाइम फ्रेम है उसको आपको ध्यान में रखना है, आपको हरकत करनी है।
आपको थोड़ा से रिसर्च करना है, और रिसर्च करने के पश्चात आपको, जैसे कि मैंने पीपीटी में बताया है, वेरियस आपको आप फिज़िकली भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, आप पोस्ट के थ्रू कर सकते हैं, आप पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है कि अमूमन हमने देखा है कि पुलिस के साथ में जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो अरेस्ट को लेके बहुत सारे वायलेशंस होते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि डी.के. बासु का जो जजमेंट है, जो हमेशा सुप्रीम कोर्ट भी इसका हवाला देती हैं, हाई कोर्ट्स भी इसका हवाला देती हैं, इस चीज़ को आप पढ़ें और पढ़ने के पश्चात आपको समझ में आएगा कि आपका हक क्या है, एज अ कंप्लेनेंट आपका हक क्या है। तो ये सारे चीज़ें। दूसरी चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि अक्सर वर्क प्लेस में लेडीज़ को अपना सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, तो वो कमिटी के गाइडलाइंस भी हैं, वो कमिटी के गाइडलाइंस को समझ के आप वो कमिटी को अप्रोच कर सकते हैं कि अंदरूनी तौर पे कॉरपोरेट ऑफिस के अंदर आप आपके कंप्लेन का कैसा समाधान ढूंढ सकते हैं, और यदि इसके पश्चात भी अगर आपका समाधान नहीं होता है तो आप महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के पास कंप्लेन दायर कर सकते हैं और वहीं पे आपको समाधान प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल। MSHRC मतलब महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में आप जाकर, या जो नहीं जा सकते उनको ऑनलाइन पे भी सुविधा है, सहूलियत है, मेल आईडी है, तो आप वहाँ से उनको न्याय मिलता है, आपको वो रिप्लाई भी देंगे। तो आप मदद भी कुछ भी चाहिए तो आपको ये पीपीटी जो है बड़ी मदद करेगी। आप पीपीटी मेरा नंबर है 9920378133 9920378133। तो इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करें, पीपीटी पहुंचा दूंगा। और यदि प्रभु से खास बात और तमाम जो हमारे लाइव शो या अवेयरनेस के जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यूटी देखना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप पर, मेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड हो जाइए, सेम नंबर पर रिक्वेस्ट दीजिए। अफजल भाई से कुछ सवाल हो या कुछ हेल्प हो तो आप इनके नंबर पर भी व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। जी, नंबर बताइए। 9820490435। तो दोस्तों आज बड़ा ही यूनिक अच्छा सब्जेक्ट लेके आए मोहम्मद अफजल साहब, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, रिफार्मिस्ट हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, और काफ़ी बड़े लंबे समय से 42 ईयर से। तो आपका धन्यवाद। ऐसे ही आप काम करते रहे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और लोगों के बेहतरी के लिए। बहुत अच्छा काम है।